हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ या एआरओ या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी में जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन इन एएससी, आरओ, एआरओ और ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो इंग्लिश का सेक्शन है ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, क्योंकि एक तो बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, ऊपर से मार्केट में इतनी ज़्यादा बुक्स भी हैं, इतना ज़्यादा तरह तरह की हर जगह से स्ट्रेटजी रहती है कि मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, एक सिंपल चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले तो इन सारी मतलब इतना ज़्यादा डेविएट ना होइए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होइए। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रखिए, सिंपल रखिए। जितना सिंपल रखेंगे उतना आप एक्सेल करेंगे इंग्लिश में एएससी, आरओ या ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें बात करेंगे कि क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में 50 में से 45 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर समथिंग लाने हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार हों तो ही आप ये वीडियो आगे देखिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हार्डवर्क में आपको करना ये पड़ेगा कि इंग्लिश का जो भी आपका सेक्शन आता है उसका जो बेस होता है, जो आपका मतलब फंडामेंटल है, जो पिलर है उसका, वो है आपका वर्ड पावर, यानी कि आपकी जो वोकेबलरी है। वोकेबलरी में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग और ये आपका जो इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब आपका बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको चाहे वो कोई भी इंग्लिश का टॉपिक आए, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन आ जाए, पैरा जम्बलिंग आ जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, चाहे वो कोई आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, कोई भी चीज़ टाइप की कोई चीज़ आ जाए, आप आराम से कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो भी चीज़ लिखी हुई है, बेसिकली आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपको उसका आंसर निकालना है। कोई आपसे ये तो पूछ नहीं रहा है कि आप इसका रूल्स बताओ कि नाउन में अगर ये सेंटेंस आया है तो इसमें रूल क्या होगा। रूल तो पूछ नहीं रहा है। आपको बेसिकली वहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको उसका आंसर डिड्यूस करना है। आंसर डिड्यूस चाहे आपने रूल्स रटे हों उससे करो, चाहे आपने इतना पढ़ रखा हो, इतना आपको तरीका मालूम हो कि भाई इसमें क्या यूज़ किया गया है तो क्या होगा। और देखिए, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सबको आता है। कोई अगर इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सबको आता है, लेकिन उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो वोकेबलरी आती है, वो टफ आती है। और वो अगर आपको अच्छे से नहीं मालूम है, वो आपको अगर वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप उसका मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे। तो उसमें कहाँ पे क्या गलती है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कहाँ पे क्या गलती है। तो इसलिए वर्ड पावर सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए। और वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप कोई भी, जो मैंने आपको जैसे एक बुक बताई है कि नॉर्मन लोएस की एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, या तो आप वो बुक ले लीजिए, ठीक है, उस बुक को लेकर तैयार करिए। वरना तमाम सोर्सेज हैं, आपको मतलब उसमें कोई ये नहीं है, मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से पढ़िए। एम्पल सोर्सेज हैं, आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। एक वेबसाइट है शब्दकोश.com करके, वो वेबसाइट आप डेली देख लिया करिए, उस पर रोज़ कुछ वर्ड्स अपडेट होते हैं और इसके अलावा भी उनके वेबसाइट पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है और वो अच्छा मटेरियल रहता है, अच्छा कंटेंट रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका एक तो ये है कि आप बुक से यही कर लें, वेबसाइट से कर लें, इसको पढ़ पढ़ के। लेकिन जो इंसान बिल्कुल बिगनर है, जिसका सपोज अभी नॉलेज बेस उतना नहीं है, जिसको इतने सारे वर्ड्स अभी नहीं याद हैं, 2-3 हज़ार 4,000 वर्ड्स नहीं याद हैं, अच्छे हाई क्वालिटी वर्ड्स, तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका ये है कि वो एक अलग से कॉपी बनाए। एक A4 शीट, मतलब पूरा एक बंडल ले ले अपना, या फिर एक कोई रजिस्टर ले ले, कॉपी ले ले, एक सेपरेट नोटबुक बेसिकली रहे, और उसमें वो जो इस टाइप के हाई क्वालिटी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं मालूम है और जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, या द इंडियन एक्सप्रेस या ऐसी ऐसी अच्छी मैगजीन में आपको देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं, जो टफ वर्ड्स हैं, जिनकी स्पेलिंग भी टिपिकल है, जो एग्जाम में आ सकती है, वो आप उस नोटबुक में नोट करिए। देखिए, नोट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी बुक से कोई नॉर्मल अगर आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा या सिनोनिम एंटोनिम पढ़े, वो आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। हो सकता है कि आप उसकी स्पेलिंग भी गलत कर दें अगर वही क्वेश्चन आए तो, ठीक है, क्योंकि बार बार या तो आप उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करें 10, 15, 20 बार, तो वो बुक से डायरेक्ट आप पढ़ के रिवाइज़ करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका नोट्स बना लेंगे तो उसका और फ़ायदा ये होता है कि एक तो जब आप उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग याद होगी। दूसरी चीज़ कि वो जो सारे आपके वर्ड मीनिंग या जो आपकी वोकेबलरी है वो एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाएगी। तो सपोज़ आपका अगर एग्ज़ाम है 30 तारीख को, आप 25 से 26, 27, 28, 3-4 दिन में अगर आप उसको उठाओगे पूरा, तो उसमें आपने जितने भी वर्ड्स नोट किए हैं अच्छे अच्छे, अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें आप इजी वर्ड भी लिखोगे। बुक में तो कुछ वर्ड इजी भी होंगे, कुछ वर्ड टफ भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको मालूम है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर नोट्स बना लोगे आप अलग से अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख लोगे, तो उसमें वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप भूलते हो, है ना, तो वो अगर आप रिवाइज कर लोगे और उसमें से कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा तो आपका वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये टास्क यार थोड़ा सा हार्ड वर्क का है, मेहनत लगेगी इसमें। आप पहले दिन करोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा,
तो जो मेहनत कर सके, जो हार्डवर्क कर सके, उसी के लिए ये चीज़ है, वरना आप डायरेक्ट बुक से पढ़ो या जो भी सोर्सेज हैं आप उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप नोटबुक बनाओगे और उसमें आपने डेली सपोज 100 वर्ड्स लिखे, या अभी तो एम्पल टाइम है, अभी आपका फॉर्म भी नहीं आया है, तो अभी अगर आप एक दिन में 500 वर्ड लिखते हो और 500 वर्ड्स अगर आप रोज़ लिखते हो और आपने अगर 5 दिन भी लिखे तो आपके 2500 वर्ड्स हो गए। और वो 2500 वर्ड्स अगर आपने 2-4 बार 10 बार अगर आपने रिवाइज़ कर लिया, जब कभी आप फ्री हो आपने उसको रिवाइज़ कर लिया, पढ़ते रहे, तो आपका जो है ये वोकेबलरी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह से जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से इडियम फ्रेजेस हैं यार, 100 200 करके उनको एक नोटबुक में अच्छे अच्छे जो इडियम फ्रेज हैं, जैसे जो आपको नहीं मालूम है, जो टफ़ है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको उसमें नोट डाउन करने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो आप जब टेंस उठाओगे, टेंस आप थोड़ा सा आपने देख लिया, समझ लिया, थोड़ा बहुत फॉर्मूले देखे, थोड़ा बहुत आपने उसका प्रैक्टिस किया, तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका जो टेंस है, टेंस आपको जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, उसके बाद आप ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। फिर स्पेलिंग, जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो आपकी स्पेलिंग एरर नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आप पैराजम्बलिंग जो है उसमें आप देखोगे कि हाँ यार मैं थोड़ा कर पा रहा हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप देख लोगे कि हाँ यार इसमें तो ये टेंस यूज़ होना चाहिए था, इसमें तो ये यूज़ हुआ है। इसी तरह से एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब तमाम टॉपिक्स हैं। तो जब आपकी बेसिक चीज़ सही होगी, जैसे आपको थोड़ा टेंस आता होगा, थोड़ा सा आप ट्रांसलेशन इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग निकाल पाओगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इडियम फ्रेज का मतलब मालूम होगा, सिनोनिम एंटोनिम आप रिलेट कर पाओगे, तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही सही होने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, बहुत से लोग का ये डाउट आता है कि सर जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, सिंटैक्स है, या और भी जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो इसमें हम जो उसके रूल्स पूरा दिए गए हैं, हम पूरा फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको याद करें। वो बहुत कन्फ्यूज़न है उसमें, एक एक टॉपिक में 50-50 100-100 रूल्स दिए गए हैं, हर एक सेंटेंस के लिए एक फार्मूला दिया गया है, एक रूल दिया गया है। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि वहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपने किस फॉर्मूले याद करके ये जो टिक है ये लगाया है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें से एक करना है, यही तो करना है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूला याद करो कि भाई नाउन में अगर 100 फॉर्मूले दिए गए हैं तो हम 100 फॉर्मूले याद करें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद करोगे आप फॉर्मूला ही याद करते रह जाओगे। जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनका थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन स्ट्रांग होगा, तो उनको ऑल्दो वो इजी पढ़ सकता है क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह देख रखे हैं। लेकिन बाकी सीबीएसई आईसीएसई में थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि उनका ग्रामर का पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बेसिकली करना ये है कि जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं उसमें आप देखिएगा, कोई भी बुक आप उठाएंगे, चाहे आप एसपी बख्शी लेंगे, चाहे आप लूसेंट की इंग्लिश की लेंगे, या आप नीतू सिंह जी की लेंगे, कोई भी लेंगे, तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको रूल्स नहीं रटने हैं। रूल्स आप ना रटिए, लेकिन रूल के नीचे जो एग्जाम्पल दिया होता है, जैसे कि अगर नाउन है तो नाउन में अगर 50 फॉर्मूले उन्होंने रूल दिए हैं, तो उन 50 रूल या फॉर्मूलों के नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया होगा। वो एग्जाम्पल आप जरूर पढ़िए और उस एग्जाम्पल को पूरा एनालाइज करो कि यार इसमें अगर आई के साथ कोई वर्ड लगा है तो वो क्यों लगा है, अगर यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है तो उसके साथ में उन्होंने क्या यूज़ किया है, अगर वन ऑफ लगा हुआ है तो उसके बाद में उन्होंने दिस यूज़ किया है कि दिस यूज़ किया है, वहाँ पे उन्होंने वन ऑफ के बाद में सिंगुलर यूज़ किया है, वन ऑफ द बॉय यूज़ किया है, या वन ऑफ द बॉयज़ यूज़ किया है, सिंगुलर प्लूरल, ये सब चीज़ें, मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्मूला तो नहीं रट रहे हो, लेकिन बेसिकली फॉर्मूले से आप निकाल के आ रहे हो, यही तो चीज़ ना कि उसमें क्या कैसे यूज़ हुआ है, किसके साथ क्या लगा है, किसके साथ नहीं लगा है, यही चीज़ तो वो फॉर्मूले में बताता है। तो आपको जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको रूल्स नहीं रटने हैं, लेकिन आपको उनके जो एग्जाम्पल हैं वो जितने ज़्यादा लगा सको। जैसे नाउन है, नाउन में अगर 50 सपोज फॉर्मूले हैं या नियम है, और अगर उनके 50 एग्जाम्पल दिए हैं, फिर 50 एग्जाम्पल के अलावा और कम से कम उसमें 200-250 अगर उसमें कोई प्रैक्टिस सेट दिया है तो वो लगाओ। इस तरह से यही चीज़, सेम चीज़ हर सब्जेक्ट के साथ करो, हर मतलब टॉपिक के साथ करो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हाँ इसमें ऐसे टॉपिक हैं कि हाँ इनमें आप थोड़ा सा अगर फॉर्मूला वगैरह देख लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं भी नहीं, और उसको स्पेसिफिकली आप इन 2 चैप्टर को फॉर्मूला बेस्ड करके तैयार कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस तो मांगता ही मांगता है, इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, जितना ज़्यादा अच्छी अच्छी मैगजीन पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप देखोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हुई है, पढ़ने की आदत डालो, रीडिंग हैबिट अच्छी रहेगी तो इंग्लिश आराम से निकलेगी। और ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे आता है। अभी से शुरू करोगे तो 1 हफ्ते में एक्सेल कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर सोचोगे कि एग्जाम के 4 दिन पहले हम लेके बैठे और रट लें, तो रटने से काम नहीं होगा। इंग्लिश के लिए यू वुड हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसके 10-12 क्वेश्चन या 10-12 प्रैक्टिस सेट, 10-12 बस MCQ लगा लिए और हो गया।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यार उतना ईजिली आप कर पाओगे। और इसके लिए रिसोर्सेज बहुत मार्केट में पॉपुलर हैं, आप भी जानते हो, उन्हीं से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। कोई भी बुक ले लो इंग्लिश की, सब डिसेंट है। बट जो प्रैक्टिस सेट है वो देख लो यार मार्केट में, कि अगर आपको कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलता है, 10-12 स्पीड टेस्ट टाइप के उसमें दिए हैं तो वो ले लो। वरना IBPS PO या SBI PO के जो प्रीवियस ईयर के भी और फिलहाल के भी, करंट के भी, जो भी प्री और मेंस है, उसमें आप जो इंग्लिश का सेक्शन है वो देख सकते हो। आपको बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेवल मिलेगा। और इसके अलावा आप जो SSC CGL का प्री मेंस होता है वो भी देख सकते हो। पहले प्री लगा लो, अगर टाइम बचता है तो मेंस लगा लो। मेंस के लिए, मेंस की जो वोकेबलरी होती है वो आपको बहुत काम देगी। और इसके अलावा जो भी उसमें मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से उसमें आते हैं, आपने देखा है। जो भी SSC CGL वगैरह का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है या उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, तो वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। यार यही है, इतना अगर आप करोगे तो आपके नंबर आराम से आएंगे। बाकी इंग्लिश का पूरा सीन वही है कि प्रैक्टिस का सीन है। जितना ज़्यादा आप वोकेबलरी अच्छी करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप जो भी कहीं पर भी कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे, तो उससे ही धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी गलतियाँ कम होंगी और आप आगे बढ़ोगे। यही इंग्लिश के लिए है। आप स्टार्ट करो, आप ज़्यादा सोचो नहीं कि इसमें क्या है। स्टार्टिंग में आपके 10 में से हो सकता है 2 ही क्वेश्चन सही हों, लेकिन उसके बाद में आप धीरे धीरे 3 करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, 8 करोगे, फिर आप इन दी एंड 10 भी करने लगोगे। तो इंग्लिश को लेकर के इतना जो हाइप है, इतना जो हवा बना हुआ है, उसको आप लाइट करो, उसको आप हल्के में लो, इतना ज़्यादा वो ना करो। जो मेहनत अपने एंड से करनी है उसमें कभी ना रखो, लेकिन इतना स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस लोगे, एंग्जाइटी लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और कोई जेन्युइन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई आपका डाउट हो तो बेहिचक पूछ लिया करिए। लगातार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।